नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 19 जून के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। एपीआई प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर चाइना के साथ जुड़े हुए 2 टॉपिक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इकोनॉमी के बारे में क्या बताया, और लास्ट में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन और प्री और मेंस दोनों पोर्शंस को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। एपीआई प्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, एपीआई के बारे में इससे पहले भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लॉकडाउन जब ये हुआ तब हमें पता चला, उस टाइम पर ये सारी बातें जो हैं वो सामने आई। एपीआई जो हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है दवाई बनाने के लिए। जो दवाई का जो हम कहते हैं कि जो असर करने वाला जो एक पोर्शन जो होता है, एक इंग्रेडिएंट जो होता है, वो होता है एपीआई। क्या आपको पता है कि आज तक 70% जितना एपीआई जो है वो हम चाइना से मंगवाते थे। बाकी का जो है वो कुछ दूसरे देशों से, जैसे कि इटली, यूएसए। तो अब देखिए, ये सारे देश जो हैं ये कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। हमारा देश भी आ चुका है। तो स्टार्टिंग की बात है, तब हमें पता चला, जब स्टार्टिंग इन द सेंस कि जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, जब कोरोना वायरस यहाँ पर फैलने लगा, तो उस टाइम पर हमें रियलाइज़ हुआ कि 70% जितना एपीआई जो है वो हम चाइना से मंगवाते हैं। और चाइना ने क्या किया था, दूसरे देशों को बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मास्क हैं, पीपी किट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें टाइम पर भेजने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले हमें चाहिए, उसके बाद हम आपको देंगे। तो यूएसए और दूसरे देश जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी नाराज़ हो गए और काफ़ी चौकन्ने भी हो गए कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो भारत ने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब ये डिसाइड किया है, एक लंबे टाइम इन द सेंस ये 2-3 महीने से ये बात चल रही है कि अब एपीआई का प्रोडक्शन जो है वो हम हमारे देश में ही करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 10,000 करोड़ रुपीस का एक प्लान तैयार किया था, और इस प्लान में ये था कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो यहाँ पर एपीआई को प्रोड्यूस करें। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा चेंज किया गया है। बदलाव इसमें यह है कि पहले सरकार का जो डिसीजन था वो ये था कि एपीआई को तो भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन ये जो एपीआई हम प्रोड्यूस करेंगे वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही करेंगे। नीति आयोग ने ये बताया कि सिर्फ हमें डोमेस्टिक यूज़ में अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। हमारी बाउंड्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल होनी चाहिए, नेशनल नहीं होनी चाहिए, कि हम यहाँ पर एपीआई प्रोड्यूस करें और दूसरे देशों में भी इस एपीआई को सप्लाई करें। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी लॉजिकल भी है, और गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये जो 10,000 करोड़ रुपीज़ वाली स्कीम थी, तो इसमें थोड़ा एक बदलाव किया है। अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो पैदा करेंगे ही एपीआई को, अब इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेन लक्ष्य यही है कि चाइना के ऊपर जो हमारा एक डिपेंडेंस है वो कम हो। यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको एनकरेज किया जाए, यहाँ पर नई जॉब्स जनरेट होगी। एपीआई जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी है, और भारत को दुनिया में आपको पता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के कितने सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हम दवाई सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अर्लियर द स्कीम वाज मेंट टू कैटर ओनली डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड। एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी हम कर पाएंगे। इसके लिए नीति आयोग ये चीज़ ध्यान में रखेगी कि पहले हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट हैं अगर ये फुलफ़िल हो जाती है तो उसके बाद ऑफ कोर्स आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फार्मा लॉबी ग्रुप, फिर स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, सीनियर ऑफिशियल्स जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के हैं, तो उनकी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, और इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ये सुझाव सामने आया, और नीति आयोग ने इसको एक नए लेवल पर ले जाने का काम किया, और अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को थोड़ा चेंज किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एंटी डंपिंग प्रॉब्स। मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा, राइट। बहुत ही बेसिक, और
ये बेसिक ही चीज़ आपको समझनी है। एक बार ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तब आपको पता चल जाएगा कि डंपिंग जो है वो क्या होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है एक्स वाई जेड, लेट्स से एक पानी की बोतल, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि एक बोतल बनाना, भारत में अगर आप एक बोतल बनाते हैं, राइट, तो इंडिया में बोतल बनाने का कॉस्ट लेट्स से 5 रुपीज़ है। यही बोतल अगर आप चाइना में बनाएंगे तो ये बोतल जो है वो आपको पड़ेगी लेट्स से 3 रुपीज़ की। तो आप कहाँ से बोतल मंगवाएंगे? चाइना से, क्योंकि ये बोतल आपको 3 रुपीज़ में मिलती है, डोमेस्टिक बोतल जो है वो 5 रुपये में मिलती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में किस देश की बोतल्स जो है वो ज़्यादा बिकेगी? ऑफ कोर्स चाइना की, क्योंकि क्वालिटी सेम है, प्राइस जो है वो कम है। अब प्राइस क्यों कम है? चाइना में ये चीज़ है कि वहाँ की सरकार जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। एक प्रकार से सब्सिडी ही आप कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी के जेब में पैसे डाले तभी आपने उनकी मदद की। आपने उनको फ्री लैंड दे दिया, आपने उनको टैक्स ड्यूटीज़ जो हैं वो कट डाउन कर दी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाइना करता है। तो इसकी वजह से वहाँ की कंपनीज जो हैं वो कम से कम दाम में चीज़ें पैदा करती हैं। फिर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरे देशों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो भेजते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए अलग अलग देशों में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और डंपिंग जो है उसको रोका जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए चाइना की बोटल्स जो हैं वो भारत में, यहाँ पर हमने बोतल का एग्जांपल लिया, आप इंजन का एग्जांपल ले सकते हैं, बॉल पेन का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता रहता है। तो चाइना की जो ये कंपनीज़ हैं वो हमारे देश में WTO के तहत माल सामान जो है वो बेच पाएगी, उसको हम मना नहीं कर सकते। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोटाज और ये सारी चीज़ें होती है। एनीवे वी आर नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, लेकिन बर्ड्स आई व्यू की बात करूँ तो बेसिकली ये है कि हम उनको ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम आपसे नहीं खरीदेंगे। वो यहाँ पर भेजे, अगर किसी को ख़रीदना है तो ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदना है तो नहीं ख़रीदेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कितने रुपए में वो पर्टिकुलर चीज़, वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। कई बार ये केसेस जो हैं, वो जो बिज़नेस, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जब पता चलता है कि बड़ी मात्रा में चाइना से यहाँ पर चीज़ें अनलोड की गई हैं, डंप किया गया है ये प्रोडक्ट हमारे देश में, तो वो केस फाइल करते हैं। जब वो केस फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट का रिएक्शन टाइम जो है 2016 में था 259 डेज। आप एक कंप्लेंट करेंगे और लगभग 1 साल लग जाएगा, लगभग 1 साल लग जाएगा, या फिर यू कैन से 300 डेज, 250 300 डेज जितना वक्त लग जाएगा एवरेज गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने में। 2019 में इसको घटाकर किया गया है 1 महीना के, लगभग 1 महीने में गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगी या फिर एक्शन लेगी। अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है इसको प्लान कर रही है कि ये 30 डेज को कम करके कुछ दिनों में, आई होप कि ये सिंगल डिजिट में हो, कि लेट्स से मैक्सिमम 9 दिनों में, आई वुड से कि ये 24/7 मीन्स 24 आवर्स में, नॉट 24/7 लेकिन 24 आवर्स में गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए ताकि चाइना से इस प्रकार से जो भी चीज़ें डंप की जाती हैं तो उनको रोका जाए। और हमारा जो एक हमारे यहाँ पर जो एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हमारी जो कंपनीज हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी हम रक्षा कर सकें ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को पैदा कर सकें और लोकल मार्केट में बेच सकें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, ये ऑफिस DGTR की ऑफिस किस मंत्रालय के तहत काम करती है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर, इट इज़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। बताइए कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है हमारे देश के। तो ऐसे कुछ 35 केसेस जो हैं वो DGTR इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें केमिकल्स, स्टील, पॉलिस्टर यान, कॉपर, वेरियस दूसरे यान्स जो हैं इसमें शामिल हैं। इस हफ्ते रिकमेंडेशन ये आया है कि एनीलाइन, फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं सिप्रोफ्लोक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो चाइना से इंपोर्ट हुआ है तो इसको भी इस लिस्ट में लाया जाए। ये भी यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और 31 दिसंबर 2019 तक अगर आप देखें तो 92 ऐसे केसेस जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं, इनके ऊपर एक्शंस ली गई हैं।
लगभग 50% जितने एंटी डंपिंग के केसेस जो हैं वो चाइना की कंपनी के ऊपर होते हैं या फिर चाइना से ही होते हैं ये सारे केसेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ग्रेट वॉल अगेंस्ट चाइना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन। चाइना अगर मिलिटरीली हमें सर्कल करने की कोशिश करा या फिर हमें हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मिलिटरी ही उसका एक जवाब हो। ऑफ कोर्स आवर आर्म्ड फोर्सेस आर वेल ट्रेन्ड, वेल कैपेबल, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास सबसे लेटेस्ट हथियार है तो आप युद्ध जीत जाएंगे। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। यूएसए का एग्जाम्पल देख लीजिए, यूएसए वर्सेस वियतनाम। वियतनाम वॉर के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना पड़ा होगा। यूएसए जो है बहुत बुरी तरीके से हारा था। यूएसए मीन्स सुपर पावर है कि यूएसए, एक छोटा सा देश वियतनाम, उसके सामने हार गया। भारत उस मुकाबले बहुत ही ताकतवर देश है। मैं मानता हूं पर्सनली कि चाइना जो है शायद सबसे, अगर कोई फुलिश चीज़ चाइना ने आज तक अगर कोई की है, then this is this thing। भारत के खिलाफ चाइना जो जिस प्रकार से एक एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है, ये चाइना की सबसे बड़ी गलती है। एक ऐसा देश जिसके साथ आपका $53 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि चाइना और भारत की बात करें तो हम उनको जो भी चीज़ें बेचते हैं और हम उनसे जो चीज़ें खरीदते हैं उसका प्लस माइनस आप करें तो चाइना हमें $53 बिलियन की चीज़ें ज़्यादा बेचता है। आपका इतना बड़ा कस्टमर देश, इतने बड़े देश, इतना बड़ा कस्टमर जो आपसे इतनी सारी चीज़ें खरीद रहा है, उसी कस्टमर के साथ आपका इस प्रकार का रूड बिहेवियर है, क्या वो कस्टमर आपकी राह देखेगा? ऑफ कोर्स नॉट। यही माहौल भारत में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब भारत सरकार अलग अलग तरीके से चाइना को पनिश करना चाहती हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट सर्विसेज हो। चाइना की कंपनीज जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, एमटीएल ने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। चाइना से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं तो उनके ऊपर हायर टैरिफ लगाया जाएगा, ताकि उनकी 10 रुपये की कोई चीज़ है तो ये यहाँ पर अगर 15 रुपये में मिलेगी, राइट, और नॉर्मल मार्केट में ये 9 रुपये या फिर 11 रुपये के बीच में मिलती है, तो फिर ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, लोकल प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। तो इस प्रकार के बैरियर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। क्लोजर रिव्यू ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंट्री टू एक्सपोर्ट गुड्स इनडायरेक्टली इनटू चाइना। कई बार क्या होता है कि भारत और चाइना के बीच में ऐसा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। लेट्स से कि भारत का सिंगापुर के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना और सिंगापुर के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना क्या करेगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तो चाइना के प्रोडक्ट यहाँ आएंगे और यहाँ पर एक ऑफिस बनाई जाएगी और अब सिंगापुर का लेबल बनाकर ये चीज़ को भारत में बेचा जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी भारत सरकार जो है वो नज़र रखेगी। तो ऐसे बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हर जगह पर आप देखिए चाइना का विरोध हो रहा है। हमारे देश में तो एक प्रकार की क्रांति जो है वो मुझे नज़र आ रही है। आई होप कि ये क्रांति सिर्फ ऐसी ही ना हो, सिर्फ इमोशनल ना हो, इकोनॉमिकल भी हो। इकोनॉमिकल का मतलब ये है, इट शुड बी ए वेकअप कॉल फॉर अस कि हम इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना सकते, हम इतनी अच्छी ब्रांड्स क्यों नहीं बना सकते, हम में वो क्या खामियां हैं, क्या हम टाइम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हैं, अगर नहीं है तो क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम टाइम पर चीज़ों को डिलीवर कर पाएँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट, बिजनेसेस, स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसके ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशन करनी होगी, काम करना होगा, तब जाकर हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ डिस्कशन से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल। मूविंग ऑन, प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी और डिमांड जो है वो बाउंस बैक हो रही है। इनफैक्ट स्विफ्ट बाउंस बैक, यानी कि एक बहुत ही स्पीडी बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 41 जितने कोल ब्लॉक्स को कमर्शियल माइनिंग के लिए लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये 41 कोल ब्लॉक्स जो हैं, रिजर्व्स जो हैं कोल के, यहाँ पर जब भी बिडिंग प्रोसेस होगी तब कोई भी कंपनी, भारत में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी जो हैं, लेट मी शो यू दैट पॉइंट, एनी कंपनी
registered in India will be eligible to participate in coal auctions and there will be no restrictions on sale or utilization of coal. पहले ऐसा था कि अगर आप स्टील बिजनेस में हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बिजनेस में हैं, तभी आप कोल के ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं. अब ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड है वो अगर चाहे तो ऑक्शन में पार्ट ले सकती है. आपने अगर कोल ख़रीदा या फिर कोल माइंस जो हैं उसको मीन्स उसके टेंडर को जीत लिया, तो उसके बाद जो भी कोयला निकलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टील और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज को ही बेचेंगे. आप जो जिसे चाहें उसको ये कोयला जो है वो बेच सकते हैं. तो फ्री हैंड दिया है सरकार ने यहाँ पर. प्रधानमंत्री का कहना यह है कि आने वाले 5 से 7 सालों में 33,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा, खास करके सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में. जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर ट्राइबल्स को बहुत फ़ायदा होगा. जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उनका जीवन जो है वो भी चेंज होगा. एक लंबे टाइम से स्कैम्स और स्टेट कंट्रोल था, इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही थी. दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर हैं कोल का भारत, और कोल का इतना बड़ा रिजर्व भी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व जो हैं टॉप 4-5 कंट्रीज़ में देखें तो भारत का रिजर्व आई थिंक 4th रैंक पर है, लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट कोल के इंपोर्टर हैं. तो ये एक पैराडॉक्स है कि इतना कोल है हमारे पास, हम दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर होने चाहिए, उसकी जगह हम दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होगी, इनएफिशिएंसी जाएगी. इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इकोनॉमी के बारे में ये बताया है कि क्रॉप प्लांटेशन में 13% जितना एक्सपांशन हमें देखने को मिला. वीट का आउटपुट प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, प्रोक्योरमेंट भी अच्छा हुआ है, तो इससे किसानों के हाथ में और ज़्यादा पैसे जाएंगे. कोल की बात करें तो जब कोल सेक्टर पॉजिटिव होता है, जब कोल सेक्टर जो है वो फ्लरिश होता है, तो स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ये सारे अलग अलग सेक्टर में कोयले की जहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, रॉ मटेरियल इन द सेंस फायर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं उनका फ़ायदा होता है. 2030 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि 100 मिलियन टन कोल को गैसिफाई किया जाएगा. इसके लिए 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. और वेदांता रिसोर्स के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब ने ये बताया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2019 में भारत ने 80,000 करोड़ रुपीस का कोल जो है वो इंपोर्ट किया था. लार्ज मिनरल डिपॉजिट है हमारे देश में, लेकिन फिर भी एक्सप्लोरेशन जो है वो सिर्फ 2% जितना ही कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में भी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट मिल जाए. और डेवलपर्स के लिए एग्जिट और एंट्री यानी कि आप इस बिज़नेस में एंटर भी हो सकते हैं और फटाफट एग्जिट भी हो सकते हैं. अगर आपको इसमें से निकलना है तो हर्डल्स ना हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी सरकार ने ध्यान रखा है. गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वैसे तो मैंने द हिंदू एनालिसिस में इसके बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेट मी टेल यू, सरकार जो है वो एक 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक नया अभियान जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने वाली है सैटरडे यानी कि कल. ये जो स्कीम है इसमें 6 स्टेट्स कवर किए जाएंगे. यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टार्टिंग में 25,000 जितने माइग्रेंट वर्कर्स जो 116 डिस्ट्रिक्ट्स, ये 6 स्टेट्स के 116 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा. इसमें जो भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जल्द से जल्द राहत दी जाएगी. उनको अगर काम चाहिए, कोई जॉब चाहिए, वर्क चाहिए, तो उनको काम दिया जाएगा ताकि उनको रोज़गार का एक अवसर मिले. और निर्मला सीतारमन जी ने ये भी बताया है कि अगर ज़रूरत हुई तो 125 डेज़ से भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. बेसिकली पहले 125 डेज़ में, इस स्कीम के लॉन्च होने के 125 डेज़ में लोगों को काम प्रोवाइड किया जाएगा. कुछ 25 जितनी स्कीम्स जो हैं उनको मर्ज किया जा रहा है ताकि ये जो स्कीम्स के पैसे हैं इनका उपयोग जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएं. 25,000 वर्कर्स का टारगेट है, फिर और ज़्यादा वर्कर्स को भी कवर किया जा सकता है. बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर 1 लाख जितने माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, तो सभी को कवर करने की कोशिश जो है वो सरकार करेगी. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.